हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने पढ़ लिया था नर जनन तंत्र पढ़ा था हमने, और नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग के बारे में पढ़ा था। प्राथमिक जनन अंग हमने वृषण की स्टडी कर ली, उसका स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ लिया था। द्वितीयक जनन अंग भी हमने पढ़ लिए थे, उसके सहायक जो जनन ग्रंथियां हैं उनको भी हमने पढ़ लिया था। अब हमारा एक छोटा सा एक और टॉपिक रह गया था, हमें पढ़ना है अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम रेता नलिका भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, आपकी किताबों में रेता नलिका भी नाम दिया गया है। ये क्या है, ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है किसकी, नर जनन तंत्र की। हमें पढ़ना है शुक्र जनन नलिका की स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, हमने कल पढ़ लिया था कि इस प्रकार से कुछ वृषण होता है, यहाँ पर अधिवृषण होता है, और हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोब्यूल्स यानी कि लोब्यूल्स में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है, विभाजित रहता है वृषण, और उसके अंदर एक से तीन क्या होती है, शुक्र जनन नलिका यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। अब हमें क्या करना है कि एक शुक्र जनन नलिका की अगर हम बात करें, इसके काट को अगर हम इससे ट्रांसफर सेक्शन करें तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये, और ये सबसे बाहर की लेयर है, हमने बात करी थी ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या है, इसकी यूनिट है, सॉरी इसकी मेम्ब्रेन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को एक झिल्ली से अवतरित रहता है, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। अब ये ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर हम जानते हैं और भी लेयर्स होती हैं, इसके जस्ट अंदर होती है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अब ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं ये बेसिकली कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कहीं कहीं कहाँ क्या व्यवस्थित होती हैं, कुछ कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं, या फिर हम इसे साथ ही साथ लेडिंग कोशिका भी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो झिल्ली है, अंदर का जो आवरण होता है वो एक घनाकार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, घनाकार, जिसे हम कहते हैं कला। क्या कहते हैं हम इसे, जननिक उपकला, इसे हम कहते हैं जननिक उपकला, और इसे प्रीमोर्डियल
प्रीमोर्डियल जर्म जनन कोशिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जननिक उपकला या फिर इसे प्रीमोर्डियल जनन कोशिका भी कहते हैं। अब यहाँ पर इन कोशिकाओं के बीच बीच में कहीं पर बड़ी बड़ी लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, रेता नलिकाओं के अंदर कुछ लंबी बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? सर्टोली कोशिकाएं कहेंगे। ये इनका बड़ा सा केंद्रक होता है सर्टोली कोशिकाओं का। ये सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर इनका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करती हैं? जो यहां पर विकसित होते हुए शुक्राणु को क्या प्रोवाइड करती है? पोषण प्रदान करती है। अब यहां पर ये जो जननिक उपकलाएं होती हैं ये यहां पर विभाजित होती रहती हैं। ये जीवन पर्यंत जो होती हैं ये क्या होती हैं? डिवाइड होती रहती हैं। ये यहां पर डिवाइड होती रहती हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये डिवाइड होती रहती हैं और आखिर में जाकर के क्या बनाती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती है। तो बेसिकली क्या कहने का क्या मतलब है कि ये जो रेता नलिकाएं हैं, ये रेता नलिका है, इनमें किसका निर्माण हो रहा है? इनमें निर्माण हो रहा है शुक्राणु का। किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बच्चों? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है इन रेता नलिकाओं को। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, ये तो थी सर्टोली कोशिकाएं। ये यहाँ पर जो जननिक उपकलाएं हैं ये विभाजित होती जाती हैं और साथ ही साथ विभाजित होते होते ये क्या बनाती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। यहाँ पर माइटोसिस भी होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और उसके पश्चात किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर शुक्राणु जो है, ये जो शुक्राणु है, मान लीजिए कि यहाँ शुक्राणु बने, ये शुक्राणु जो है यहाँ बन के ये किसके साथ चिपक जाते हैं? ये चिपक जाते हैं सर्टोली कोशिकाओं के साथ चिपक जाते हैं। इनका जो ये है स्तंभ, ये है इसका हेड और ये है इसका मध्य भाग। मध्य भाग है, मिडिल पीस है। ठीक है, ये इसका सिर है यानी कि हेड, ये मध्य भाग है और ये पूंछ वाला भाग है। जो सिर वाला भाग है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? वो जुड़ा हुआ रहता है इन सर्टोली कोशिकाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये सर्टोली कोशिकाएं जो है क्या करती हैं? इनको अपने साथ लिए हुए रहती हैं। जब इनकी जरूरत होती है तब इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये है इसकी संरचना रेता नलिकाओं की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जननिक उपकला की। सबसे पहले बात करते हैं जननिक उपकला की। एक बार फिर से जननिक उपकला को हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। और ये जननिक उपकला क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम
अंतराली कोशिकाओं की बात करते हैं, आगे सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अंतराली कोशिकाएं जो है अंतराली कोशिकाएं जो है इनका क्या काम है? इनका काम है अंतराली कोशिकाओं का टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन। ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का क्या करती है? स्रावन करती है। अब हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स की। ये जो सर्टोली सेल्स है इनका क्या कार्य है? इनका सबसे पहला कार्य है, पहला तो है पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। दूसरा इनका क्या कार्य है? मुख्य कार्य आलंबन प्रदान करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुक्राणु एक बार बन जाते हैं तो वो किसके साथ लगे हुए रहते हैं? ये सर्टोली कोशिका की कोशिका द्रव्य में धसे हुए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? आलंबन भी प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? शुक्राणु को। ठीक है। और इनका क्या काम क्या होता है? इनका काम होता है कुछ हार्मोन्स का स्रावन करना, जैसे कि AMH। कुछ हार्मोन्स का स्रावन करते हैं जैसे कि AMH। इसको हम कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। आपकी किताब में आपको जो नोट्स हैं उसमें दिया हुआ है इसके बारे में, इसे हम कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है? ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये जो मादा भ्रूण होता है उसके अंदर, मादा भ्रूण नहीं, जो नर भ्रूण होता है, नर भ्रूण जो होता है उसके अंदर मादा जनन अंगों का अंगों को नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है? मादा जनन अंगों को नष्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ दूसरा एक और हार्मोन है। वो हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है इनहिबिन। इनके नाम यही है बेटा, आपको ऐसे ही याद करने हैं, इनहिबिन। इनहिबिन इस पे क्वेश्चन बनते हैं इन हार्मोन्स पे कि कौन सी कोशिका जो है वो कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है। जैसे कि अगर सर्टोली कोशिका आ जाए तो हो सकता है आपको चार ऑप्शन कहते हैं, चार ऑप्शन देते हैं और उसमें से आपको कहें कि इनमें से कौन कौन से हार्मोन जो है वो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं, या इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे हार्मोन की बात करें तो ये है इनहिबिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन का काम होता है जब शुक्राणु अधिक मात्रा में बन जाते हैं तो ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। ये क्या करता है? नेगेटिव, ऋणात्मक फीडबैक देता है। ये फीडबैक आप समझते हो ना कि कुछ ज्यादा हो जाता है तो अपन उसको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक फीडबैक, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हम उसे कहते हैं, हम उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? उसे फीडबैक देते हैं। हम उसे कहते हैं कि भाई रुक जा, तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक फीडबैक कहते हैं। ये ऋणात्मक फीडबैक किसको जाता है? ये जाता है हाइपोथैलेमस को जाता है। हाइपोथैलेमस व किसको जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाता है। ये किसको जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाता है। एक और इसका हार्मोन है, एक और हार्मोन स्रावित करता है, उसे हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एडीपी। इसे क्या कहा जाता है? एडीपी, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग
एंड्रोजन का मतलब ये होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं यानी कि जो नर में स्रावित होने हार्मोन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। और जो बाइंडिंग का क्या मतलब है, जुड़ना, प्रोटीन तो आप जानते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि एंड्रोजन के साथ क्या होते हो, बाइंड होते हो। ठीक है, तो ये होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीन, अभी हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम सीधा बात करेंगे। तो हमने देख लिया शुक्र जनन नलिकाओं का स्ट्रक्चर देख लिया, इसमें होने वाली कोशिकाएं हमने देख ली और उनके कार्य हमने शॉर्ट फॉर्म में हमने देख लिया कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। अब हमको जो मुख्य हमको कार्य पढ़ना है, इसका क्या कार्य होता है, शुक्राणु जनन का कार्य होता है, यानी कि क्या बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस आगे। हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं शुक्राणु जनन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब शुक्राणु जनन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि इसका क्या मतलब है, बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन और स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है ये होता है रेता नलिकाओं में, और किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाओं के द्वारा। प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। ये जो प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं हैं, ये क्या होती हैं, ये कहां से आती है, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, इनकी उत्पत्ति यानी कि इनका ओरिजिन जो है वो कहां से होता है, इनका ओरिजिन होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या आप ऐसे याद रख लीजिए एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के द्वारा। एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय मेसोडर्म। भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा इनका निर्माण होता है, इनका प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का। अभी बल्कि कब है, भ्रूणीय विकास के दौरान ही जो भ्रूणीय मेसोडर्म होती है उन्हीं से ही प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो फिर बाद में कहाँ जाती है, ये ट्रैवल करके कहाँ जाती हैं, गोनैड्स यानी कि जनन में जाती है, यानी कि गोनैड्स में जाकर के व्यवस्थित हो जाती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से कहां से ओरिजिन हो रही है, भ्रूणीय मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रही है और कहां जा रही है, गोनैड्स में जा रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। हाँ, तो अब इसके लिए कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, जैसे इसके लिए कुछ विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे कि विटामिन ए एंड विटामिन ई, इन दोनों ही विटामिन की यहाँ पर आवश्यकता होती है अच्छे हेल्दी शुक्राणु बनाने के लिए। अब एक छोटा सा बेसिक हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि युग्मक बेसिकली होते क्या हैं। अगर हम युग्मक की बात करें तो युग्मक क्या होते हैं, यानी कि गैमेट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उसे, गैमेट्स कहते हैं। आपको कुछ शब्द अंग्रेजी में याद करने पड़ेंगे क्योंकि आगे चल के अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आगे चल के आपको वैसे भी अंग्रेजी किताबें पढ़नी है, अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा तो, है ना, तो वहां पर तो कोई हिंदी बताएगा नहीं किसी की, तो आपको सब इंग्लिश में आपको टर्म्स
एटलीस्ट आपको जो टर्म्स हैं, जो साइंटिफिक शब्द होते हैं, जैसे शुक्राणु जनन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वृषण को टेस्टिस कहते हैं, और भी जो शब्द होते हैं ना, जैसे एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, तो इसे मैंने क्या, भ्रूणी मेसोडर्म को एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं। कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं, वो शब्दावली जो होती है उसे आप कम से कम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़िए। आपके नोट्स में बहुत अच्छे नोट्स हैं, उनमें आपको दिया हुआ है हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी के वर्ड्स भी दिए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं गैमेट्स क्या होते हैं। ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का क्या तात्पर्य है, कोई बता सकता है? रिकॉल करके बताइए कि अगुणित का क्या तात्पर्य है। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है कायिक कोशिका, और एक होती है जननिक कोशिका। अब हम जानते हैं कि सभी प्राणियों में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, सभी कोशिकाओं में संख्या कितनी होगी, 46 है, यानी कि 23 जोड़े हैं। 46 क्रोमोसोम्स है, तो जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को जिनमें की 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कि स्किन की कोशिका है, इंटेस्टाइन की कोशिका है ना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जितनी भी है कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी कैसी हैं, कायिक कोशिकाएं। और उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, उनमें क्रोमोसोम की संख्या होगी 46 हमेशा, चाहे वो डिवाइड, और वो हमेशा कौन सा विभाजन होता है इनके अंदर, बता सकते हैं कि कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। कायिक कोशिका विभाजन होता है, बताइए, समसूत्री। जिसने भी ये दिमाग लगाया है कि ये समसूत्री है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो संख्या है क्रोमोसोम्स की वो बनी हुई रहती है, यानी कि अगर 46 है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं, तो उन दोनों कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, उसकी मात्रक या पैतृक कोशिका के जितनी ही होंगी। यानी कि अगर ये कोशिका 46 है, तो इससे बनने वाली दो जो पुत्री कोशिकाएं होंगी, उनमें भी 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ये मतलब होता है माइटोसिस का। आप 11th में पढ़ के आ चुके होंगे सेल बायोलॉजी के टॉपिक में। सेल डिवीजन में दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है, एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। अब हम बात करते हैं जननिक कोशिकाओं की। जननिक कोशिकाएं वो होती हैं जो कि युग्मकों का क्या करती है, निर्माण करती है, युग्मकों का निर्माण करती है। और ये युग्मक जो होते हैं, इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। यानी कि, और क्यों आधी रखी जाती है, आप बताइए सोच के कि क्रोमोसोम्स की संख्या को आधी क्यों रखा जाता है युग्मकों के अंदर, बताइए, सोचिए। वो इसलिए रखा जाता है बच्चों, क्योंकि जब लैंगिक जनन होता है तो हम जानते हैं लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही भाग लेते हैं। अब हमें क्रोमोसोम्स की संख्या को कितना रखना है, हमें क्रोमोसोम्स की संख्या को बिल्कुल उतना ही रखना है जितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, तो 46 ही होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए युग्मक अगर 2n होते, है ना, तो ये तो होता, चलो एक तो हो गया, स्पर्म हो गया और एक ओवम हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों ही 2n होते तो क्या हो जाता, 4n हो जाता ये, ठीक है। पर हमें तो क्या चाहिए, 2n चाहिए, 4n तो चाहिए नहीं। तो इसलिए यहाँ पर युग्मकों में क्या किया जाता है, संख्या को आधा कर दिया जाता है कि आधी जनसंख्या यहाँ से आएगी, आधी जनसंख्या यहाँ से आएगी, और वो दोनों मिलकर के पूरा करेंगी जब निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है, 2n कोशिका बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज जो होती है एक कोशिकीय होती है, यानी कि हम कहते हैं ना कि जीवन की शुरुआत किससे होती है, एक कोशिका से ही होती है। और वो एक कोशिका कौन सी है, वो है युग्मनज। और इस युग्मनज से आगे क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है। और ये भ्रूण
किस प्रकार से होता है? अब इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज विदलन कहते हैं, क्लीवेज या फिर विदलन कहते हैं। ये तो हम सारी कहानी कब पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्टोरी समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कहाँ होता है, किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, साथ ही साथ विटामिन ए और विटामिन बी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सर्टोली सेल्स की क्या अहम भूमिका होती है, साथ ही साथ लेडिंग सेल्स की यहाँ पर क्या अहम भूमिका होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु जनन के लिए कौन सी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? प्रीमोर्डियल जनन कोशिका की आवश्यकता होती है। और प्रीमोर्डियल जनन कोशिका ये निरंतर विभाजित होती रहती है। इसका मतलब है ये खुद विभाजित भी होती रहती है, माइटोसिस करती है, साथ ही साथ विभाजित हो रही है और क्या बना रही है? ये बना रही है विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन करेगी और विभाजित होकर क्या बनाएगी? स्पर्मेटोगोनियम। अब हम जानते हैं कि इनकी संख्या क्या होती है। ये तो कैसे होते हैं? 2n। 2n को क्या हम कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। मैं इसको सीधा सिर्फ सिंपल लिख रही हूँ, या तो सम लिख लेती हूँ, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन से हम जानते हैं कि कितनी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये एक बन गई स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम जो है ये फिर से विभाजित होता है। ये स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? फिर से विभाजित होगा और ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, ये भी यहां पर क्या हुआ? समसूत्री विभाजन कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है। और ये भी कैसी हैं? 2n है, यानी कि क्या है? द्विगुणित है। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है, अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम कुछ समय लेता है। कुछ समय लेने के पश्चात, समय किस लिए लेता है हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ वृद्धि करने के लिए समय लेता है, यानी कि यहाँ पर हो रही है वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि होने पे अगेन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है, जो कि अभी भी किस अवस्था में है? द्विगुणित अवस्था में है, क्योंकि अभी तक अर्धसूत्री विभाजन क्या हुआ है? नहीं हुआ है। सो अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। यहां क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहां हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन भी कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। हम ये जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो प्रवस्थाओं में होता है। पहला है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस 1 अगर आपको याद नहीं है तो मियोसिस को हम ऐसे लिखते हैं, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की संख्या का गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे
हो जाते हैं। और मियोसिस 2 उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। अगर आपको रिकॉल नहीं है तो आप अपनी 11th की किताब उठा करके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस, और हमेशा इसमें से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लिए, आपके पास टाइम है, इसको रिवाइज करिए, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सो मियोसिस 2 जो है वो किस प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन का ही, समसूत्री विभाजन ही होता है एक प्रकार का। क्या है, मियोसिस 1 में तो गुणसूत्र आ जाते हैं, उसके बाद जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन की तरह होता है। ठीक है, यहां पर समसूत्री विभाजन हो गया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया, अब यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से बन जाएगा द्वितीयक। प्राइमरी को प्राथमिक भी लिख सकते हो अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम। अब यहां पर जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जो कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यानी कि यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, आधी हो गई है। कैसी हो गई है, आधी हो गई है। ठीक है, अब यहां पर द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम से क्या होगा, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम में अब अर्धसूत्री विभाजन यहां हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा है, सेकेंड। यहां पर कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो रहा है। तो अब यहां पर जो कोशिका बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कि स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राथमिक, इसमें वृद्धि होती है और वृद्धि करने के बाद यही प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियम जो है अर्धसूत्री विभाजन में जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन करने पर जो कोशिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम, और उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, अब द्वितीयक स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक प्रकार का होता है, और वो जो कोशिकाएं बनती हैं हम उनको क्या कहते हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाती है, स्पर्मेटिड कहलाती है। मैंने आपको शुक्राणु बताया किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी जो यहाँ पर कोशिका बनी है वो कैसी है, अभी अविभेदित है। तो अब यहाँ पर स्पर्मेटिड जो है, अब इसमें विभेदन होता है, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। शुक्राणु बनाने के लिए स्पर्मेटिड से क्या बनता है, अब शुक्राणु बनेगा, कुछ परिवर्तन होंगे, यानी कि इस कोशिका में कुछ परिवर्तन होंगे ऐसे जो कि क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ये नाम आपको ऐसे ही याद रखने हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो